भाई चिल्लाए, ओ पगला, ढिंडोरा, लो तुम्हें ढिंडोरा पीट कर दिखाए। ये देखो इस तरफ डगमग डगमग। बद्दू फिर चिल्लाने लगा, मैं जानता हूँ तुम मेज बजा रहे हो ना। हाँ हाँ, इसी तरह ढिंडोरा पिटता है ना। भाई साहिब कह रहे थे कुश्तियों में। अच्छा बद्दू, तुमने कभी कुश्ती लड़ी है? आओ हम तुम कुश्ती लड़े। मैं हूँ गामा और तुम बद्दू पहलवान। लो आओ, ठहरो, जब मैं 3 कहूँ। और उसके साथ ही उन्होंने मध्यम आवाज में कहा, अरे यार, तुम्हारी दोस्ती तो मुझे बहुत महंगी पड़ती है। मेरा ख्याल है आपा हंसी न रोक सकी, इसलिए वो उठकर बावर्चीखाने में चली गई। मेरा तो हंसी के मारे दम निकला जा रहा था और अम्मा ने अपने मुंह में दुपट्टा ठूंस लिया था ताकि आवाज न निकले। मैं और आपा दोनों अपने कमरे में बैठे हुए थे कि भाई साहब आ गए। कहने लगे, क्या पढ़ रही हो जहनिया? उनके मुंह से जहनिया सुनकर मुझे बड़ी खुशी होती थी। हालांकि मुझे अपने नाम से बेहद नफरत थी। नूरजहां कैसा पुराना नाम है। बोलते ही मुंह में बासी रोटी का मजा आने लगता है। मैं तो नूरजहां सुनकर यूं महसूस किया करती थी जैसे किसी तारीख की किताब के बोसीदा वर्ग से कोई बूढ़ी अम्मा सोंटा टेकती हुई आ रही हो, मगर भाई साहब को नाम बिगाड़कर उसे संवार देने में कमाल हासिल था। उनके मुंह से जहनिया सुनकर मुझे अपने नाम से कोई शिकायत न रहती और मैं महसूस करती गोया ईरान की शहजादी हूँ। आपा को वो सज्जादा से सजदे कहा करते थे, मगर वो तो बात थी जब आपा छोटी थी। अब तो भाई जान उसे सजदे न कहते बल्कि उसका पूरा नाम तक लेने से घबराते थे। खैर, मैंने जवाब दे दिया, स्कूल का काम कर रही हूँ। पूछने लगे, तुमने कोई बर्नार्ड शॉ की किताब पढ़ी है क्या? मैंने कहा, नहीं। उन्होंने मेरे और आपा के दरमियान दीवार पर लटकी हुई घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी आपा ने तो हार्ट ब्रेक हाउस पढ़ी होगी। वो कनखियों से आपा की तरफ देख रहे थे। आपा ने आंखें उठाए बगैर ही सर हिला दिया और मध्यम आवाज में कहा, नहीं, और स्वेटर बुनने में लगी रही। भाई जान बोले, ओ क्या बताओ जहनिया कि वो क्या चीज है। नशा है नशा, काले शहद। तुम उसे जरूर पढ़ो, बिल्कुल आसान है, यानी इम्तिहान के बाद जरूर पढ़ना। मेरे पास पड़ी है। मैंने कहा, जरूर पढ़ूंगी। फिर पूछने लग, मैं कहता हूँ तुम्हारी आपा ने मैट्रिक के बाद पढ़ना क्यों छोड़ दिया? मैंने चिढ़कर कहा, मुझे क्या मालूम, आप खुद ही पूछ लीजिए। हालांकि मुझे अच्छी तरह से मालूम था कि आपा ने कॉलेज जाने से क्यों इनकार किया था। कहती थी, मेरा तो कॉलेज जाने को जी नहीं चाहता। वहाँ लड़कियों को देखकर ऐसा मालूम होता है गोया कोई नुमाइशगाह हो। दरसगाह तो मालूम ही नहीं होती, जैसे मुताला के बहाने मेला लगा हो। मुझे आपा की ये बात बहुत बुरी लगी थी। मैं जानती थी कि वो घर में बैठ रहने के लिए कॉलेज जाना नहीं चाहती। बड़ी आई नुक्ताचीन। इसके अलावा जब कभी भाईजान आपा की बात करते तो मैं क्वाँ मकवाँ चिढ़ जाती। आपा तो बात का जवाब तक नहीं देती और ये आपा आपा कर रहे हैं, और फिर आपा की बात मुझसे पूछने का मतलब। मैं क्या टेलीफोन थी? खुद आपा से पूछ लेते। और आपा, बैठी हुई गुमसुम आपा, भीगी बिल्ली। शाम को अब्बा खाने पर बैठे हुए चिल्ला उठे, आज फिरनी में इतनी शक्कर क्यों है? कन से होंठ चिपके जाते हैं। सज्जादा, सज्जादा बेटी, क्या खांड इतनी सस्ती हो गई है? एक लुकमा निगलना भी मुश्किल है। शाम आपा की भीगी भीगी आंखें झूम रही थी। हालांकि जब कभी अब्बा जान कफा होते तो आपा का रंग जर्द पड़ जाता, मगर उस वक्त उसके गाल तमतमा रहे थे। कहने लगी, शायद ज्यादा पड़ गई हो। ये कहकर वो तो बावर्चीखाने में चली गई और मैं दांत पीस रही थी। शायद, क्या खूब, शायद। उधर अब्बा बदस्तूर बड़बड़ा रहे थे, 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि फिरनी में कंद बढ़ती जा रही है। सहन में अम्मा दौड़ी दौड़ी आई और आते ही अब्बा पर बरस पड़ी, जैसे उनकी आदत है, आप तो नाहक बिगड़ते हैं। आप हल्का मीठा पसंद करते हैं, तो क्या बाकी लोग भी कम खाएं? अल्लाह रखे घर में जवान लड़का है, उसका तो ख्याल करना चाहिए। अब्बा को जान छुड़ानी मुश्किल हो गई। कहने लगे, अरे ये बात है, मुझे बता दिया होता। मैं कहता हूँ सज्जादा की माँ। और वो दोनों खुसर फुसर करने लगे।
आपा साहिरा के घर जाने को तैयार हुई तो मैं बड़ी हैरान हुई। आपा उससे मिलना तो क्या बात करना पसंद नहीं करती थी, बल्कि उसके नाम पर ही नाक भौं चढ़ाया करती थी। मैंने ख्याल किया जरूर कोई भेद है इस बात में। कभी कभार साहिरा दीवार के साथ चारपाई खड़ी करके उस पर चढ़कर हमारी तरफ झांकती और किसी न किसी बहाने सिलसिलाए गुफ्तगू को दराज करने की कोशिश करती तो आपा बड़ी बेदिली से दो एक बातों से उसे टाल देती। आप बोल उठी, अभी तो इतना काम पड़ा है और मैं यहाँ खड़ी हूँ। ये कहकर वो बावर्चीखाने में जा बैठती। खैर उस वक्त तो मैं चुपचाप बैठी रही, मगर जब आपा लौट चुकी तो कुछ देर के बाद चुपके से मैं भी साहिरा के घर जा पहुंची। बातों ही बातों में मैंने जिक्र छेड़ दिया। आज आपा आई थी? साहिरा ने नाखून पर पालिश लगाते हुए कहा। हाँ, कोई किताब मंगवाने को कह गई है, न जाने क्या नाम है उसका। हाँ, हार्ट ब्रेक हाउस। आपा इस किताब को मुझसे छिपा कर दराज में रखती थी। मुझे क्या मालूम न था। रात को वो बार बार कभी मेरी तरफ और कभी घड़ी की तरफ देखती रहती। उसे यूं मुस्तरिब देखकर मैं दो एक अंगड़ाइयां लेती और फिर किताब बंद करके रजाई में यूं पड़ जाती जैसे मुद्दत से गहरी नींद में डूब चुकी हूँ। जब उसे यकीन हो जाता कि मैं सो चुकी हूँ तो दराज खोलकर किताब निकाल लेती और उसे पढ़ना शुरू कर देती। आखिर एक दिन मुझसे न रहा गया। मैंने रजाई से मुंह निकालकर पूछ ही लिया, आपा ये हार्ट ब्रेक हाउस का मतलब क्या है? दिल तोड़ने वाला घर? इसके क्या मानी हुए? आपा पहले तो ठिठक गई, फिर वो संभल कर उठी और बैठ गई, मगर उसने मेरी बात का जवाब न दिया। मैंने उसकी खामोशी से जल कर कहा, इस लिहाज से तो हमारा घर वाकई हार्ट ब्रेक है। कहने लगी, मैं क्या जानूं? मैंने उसे जलाने को कहा, हाँ, हमारी आपा भला क्या जाने। मेरा ख्याल है ये बात जरूर उसे बुरी लगी, क्योंकि उसने किताब रख दी और बत्ती बुझा कर सो गई। एक दिन यूं ही फिरते फिरते मैं भाईजान के कमरे में जा निकली। पहले तो भाईजान इधर उधर की बातें करते रहे, फिर पूछने लगे, जहनिया, अच्छा ये बताओ, क्या तुम्हारी आपा को फ्रूट सलाद बनाना आता है? मैंने कहा, मैं क्या जानूं, जाकर आपा से पूछ लीजिए। हंस कर कहने लगे, आज क्या किसी से लड़कर आई हो? क्यों, मैं लड़ाका हूँ? मैंने कहा। बोले, नहीं, अभी तो लड़की हो, शायद किसी दिन लड़ाका हो जाओ। इस पर मेरी हंसी निकल गई। वो कहने लगे, देखो जहनिया, मुझे लड़ना बेहद पसंद है। मैं तो ऐसी लड़की से ब्याह करूंगा जो बाकायदा सुबह से शाम तक लड़ सके, जरा न उकताए। जाने क्यों मैं शर्मा गई और बात बदलने की कार पूछा, फ्रूट सलाद क्या होता है भाईजान? बोले, वो भी होता है, सफेद सफेद, लाल लाल, काला काला, नीला नीला सा। मैं उनकी बात सुनकर बहुत हंसी, फिर कहने लगे, मुझे वो बेहद पसंद है। यहाँ तो जहनिया हम फिरनी खाकर उकता गए। मेरा ख्याल है ये आपा ने जरूर सुन ली होगी, क्योंकि उसी शाम को वो बावर्चीखाने में बैठी नियमत गाना पढ़ रही थी। उस दिन के बाद रोज बिलाना का वो खाने पकाने से फारिग होकर फ्रूट सलाद बनाने की मशक किया करती और हम में कोई उसके पास चला जाता तो झट फ्रूट सलाद की कश्ती छुपा देती। एक रोज आपा को छेड़ने की खातिर मैंने बद्दू से कहा, बद्दू भला बूझो तो वो कश्ती जो आपा के पीछे पड़ी है उसमें क्या है? बद्दू हाथ धोकर आपा के पीछे पड़ गया, हत्ता कि आपा को वो कश्ती बद्दू को देनी ही पड़ी। फिर मैंने बद्दू को और भी चमका दिया। मैंने कहा, बद्दू जाओ भाई जान से पूछो इस खाने का क्या नाम है। बद्दू भाई जान के कमरे की तरफ जाने लगा तो आपा ने उठकर वो कश्ती उससे छीन ली और मेरी तरफ घूर कर देखा। उस रोज पहली मर्तबा आपा ने मुझे यूं घूरा था। उसी रात आपा शाम ही से लेट गई। मुझे साफ दिखाई देता था कि वो रजाई में पड़ी रो रही है। उस वक्त मुझे अपनी बात पर बहुत अफसोस हुआ। मेरा जी चाहता था कि उठकर आपा के पांव पड़ जाऊं और उसे खूब प्यार करूं, मगर मैं वैसे ही चुपचाप बैठी रही और किताब का एक लफ्ज तक न पढ़ सकी। उन्हीं दिनों मेरी कालाजाद बहन साजिदा, जिसे हम सब साजो बाजी कहा करते थे, मैट्रिक का इम्तिहान देने हमारे घर आ ठहरी। साजो बाजी के आने पर हमारे घर में रौनक हो गई। हमारा घर भी कहकहों से गूंज उठा।
साहिरा और सुरैया चारपाइयों पर खड़ी होकर बाजी से बातें करती रहती। बद्दू छाजू बाजी चीखता फिरता और कहता, हम तो छाजू बाजी से ब्याह करेंगे। बाजी कहती, शक्ल तो देखो अपनी, पहले मुंह धो आओ। फिर वो भाई साहब की तरफ यूं गरज मोड़ती की काली काली आंखों के गोशे मुस्कराने लगते और पंचम तान में पूछती, है न भई जान क्यों जी। बाजी के मुंह से भई जा आन कुछ ऐसा भला सुनाई देता कि मैं खुशी से फूली न समाती। इसके बरक्स जब कभी आपा भाई साहब कहती तो कैसा भद्दा मालूम होता, गोया वो वाकई उन्हें भाई कह रही हो और फिर साहब जैसे हल्क में कुछ फंसा हुआ हो, मगर बाजी साहब की जगह जा आन कहकर इस सादे से लफ्ज में जान डाल देती थी। जा आन की गूंज में भाई दब जाता और ये महसूस ही न होता कि वो उन्हें भाई कह रही है। इसके अलावा भाई जा आन कहकर वो अपनी काली काली चमकदार आंखों से देखती और आंखों ही आंखों में मुस्कुराती तो सुनने वाले को कतई ये गुमान न होता कि उसे भाई कहा गया है। आपा के भाई साहब और बाजी के भाई जा आन में कितना फर्क था। बाजी के आने पर आपा का बैठ रहना बिल्कुल बैठ रहना ही रह गया। बद्दू ने भाई जान से खेलना छोड़ दिया। वो बाजी के गिर्द तवाफ करता रहता और बाजी भाई जान से कभी शतरंज कभी कैरम खेलती। बाजी कहती, भाई जा आन एक बोर्ड लगेगा, या भाई जान उसकी मौजूदगी में बद्दू से कहते, क्यों मियाँ बद्दू, कोई है जो हमसे शतरंज में पिटना चाहता हो। बाजी बोल उठती, आपा से पूछिए। भाई जान कहते, और तुम। बाजी झूठ मूठ की सोच में पड़ जाती, चेहरे पर संजीदगी पैदा कर लेती, भवे सिमटा लेती और त्योरी चढ़ाकर खड़ी रहती, फिर कहती, ओह मुझसे आप पिट जाएंगे। भाई जान खिलखिलाकर हंस पड़ते और कहते, कल जो पिटी थी भूल गई क्या। वो जवाब देती, मैंने कहा चलो भाई जान का लिहाज करो, वरना दुनिया क्या कहेगी कि मुझसे हार गए। और फिर यूं हंसती जैसे घुंघरू बज रहे हों। रात को भाई जान बावर्चीखाने में ही खाना खाने बैठ गए। आपा चुपचाप चूल्हे के सामने बैठी थी। बद्दू छाजू बाजी कहता हुआ बाजी के दुपट्टे का पल्लू पकड़े उसके आसपास घूम रहा था। बाजी भाई जान को छेड़ रही थी, कहती थी, भई जा आन तो सिर्फ 6.5 फुलके खाते हैं, इसके अलावा फिरनी की प्लेट मिल जाए तो कतई मुजायका नहीं। करे भी क्या, न खाए तो ममानी नाराज हो जाए। उन्हें जो खुश रखना हुआ है न भाई जा आन। हम सब इस बात पर खूब हंसे। फिर बाजी इधर उधर टहलने लगी और आपा के पीछे जा खड़ी हुई। आपा के पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती पड़ी थी। बाजी ने ढकना सरका कर देखा और कश्ती को उठा लिया, पेशतर इसके कि आपा कुछ कह सके। बाजी वो कश्ती भाई जान की तरफ ले आई। लीजिए भाई जा आन, उसने आंखों में हंसते हुए कहा, आप भी क्या कहेंगे कि साजो बाजी ने कभी कुछ खिलाया ही नहीं। भाई जान ने 2-3 चमचे मुंह में ठूंस कर कहा, खुदा की कसम बहुत अच्छा बना है, किसने बनाया है। साजो बाजी ने आपा की तरफ कनखियों से देखा और हंसते हुए कहा, साजो बाजी ने, और किसने भई जा आन के लिए। बद्दू ने आपा की मुंह की तरफ गौर से देखा। आपा का मुंह लाल हो रहा था। बद्दू चिल्ला उठा, मैं बताऊं भाई जान। आपा ने बद्दू के मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गोद में उठाकर बाहर चली गई। बाजी के कहकहों से कमरा गूंज उठा और बद्दू की बात आई गई हो गई। भाई जान ने बाजी की तरफ देखा, फिर जाने उन्हें क्या हुआ, मुंह खुला का खुला रह गया। आंखें बाजी के चेहरे पर गड़ गई। जाने क्यों मैंने महसूस किया जैसे कोई जबरदस्ती मुझे कमरे से बाहर घसीट रहा हो। मैं बाहर चली आई। बाहर आपा अलगनी के करीब खड़ी थी। अंदर भाई साहिब ने मध्यम आवाज में कुछ कहा। आपा ने कान से दुपट्टा सरका दिया। फिर बाजी की आवाज आई, छोड़िए छोड़िए, और फिर खामोशी छा गई। अगले दिन हम सहन में बैठे थे। उस वक्त भाई जान अपने कमरे में पड़ रहे थे। बद्दू भी कहीं इधर उधर खेल रहा था। बाजी हस्बे मामूल भाई जान के कमरे में चली गई, कहने लगी, आज एक धनदनाता बोर्ड करके दिखाऊं, क्या राय है आपकी। भाई जान बोले, वाह, यहाँ से किक लगाऊं तो जाने कहाँ जा पढ़ो। गालिबन उन्होंने बाजी की तरफ जोर से पैर चलाया होगा।
वो बनावटी गुस्से से चिल्लाई, वाह आप तो हमेशा पैर ही से छेड़ते हैं। भाई जान मान बोल उठे, तो क्या हाथ से, चुप खामोश। बाजी चीखी। उसके भागने की आवाज आई। 1 मिनट तक तो पकड़ धकड़ सुनाई दी, फिर खामोशी छा गई। इतने में कहीं से बद्दू भागता हुआ आया, कहने लगा, आपा अंदर भाई जान से कुश्ती लड़े रहे हैं, चलो दिखाऊं तुम्हें, चलो भी। वो आपा का बाजू पकड़कर घसीटने लगा। आपा का रंग हल्दी की तरह जर्द हो रहा था और वो बुत बनी खड़ी थी। बद्दू ने आपा को छोड़ दिया, कहने लगा, अम्मा कहाँ है? और वो माँ के पास जाने के लिए दौड़ा। आपा ने लपक कर उसे गोद में उठा लिया। आओ तुम्हें मिठाई दूं। बद्दू बिसूरने लगा। आपा बोली, आओ देखो तो कैसी अच्छी मिठाई है मेरे पास, और उसे बावर्चीखाने में ले गई। उसी शाम मैंने अपनी किताबों की अलमारी खोली तो उसमें आपा की हार्ट ब्रेक हाउस पड़ी थी। शायद आपा ने उसे वहां रख दिया हो। मैं हैरान हुई कि बात क्या है, मगर आपा बावर्चीखाने में चुपचाप बैठी थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके पीछे फ्रूट सलाद की कश्ती काली पड़ी थी। अलबत्ता आपा के होंठ भिंचे हुए थे। भाई तसद्दुक और बाजी की शादी के 2 साल बाद हमें पहली बार उनके घर जाने का इत्तिफाक हुआ। अब बाजी वो बाजी न थी, इसके वो कहकहे भी न थे। उसका रंग जर्द था और माथे पर शिकन चढ़ी थी। भाई साहब भी चुपचाप रहते थे। एक शाम अम्मा के अलावा हम सब बावर्चीखाने में बैठे थे। भाई कहने लगे, बद्दू साजो बाजी से ब्याह करोगे? ओह हाँ। बद्दू ने कहा, हम ब्याह करेंगे ही नहीं। मैंने पूछा, भाई जान याद है जब बद्दू कहा करता था, हम तो छाजो बाजी से ब्याह करेंगे? अम्मा ने पूछा, आपा से क्यों नहीं? तो कहने लगा, बताओ आपा कैसी है? फिर चूल्हे में जले हुए उपले की तरफ इशारा करके कहने लगा, ऐसी। और छाजू बाजी? मैंने बद्दू की तरह बिजली के रोशन बल्ब की तरफ उंगली से इशारा किया। ऐसी। एन उसी वक्त बिजली बुझ गई और कमरे में अंगारों की रोशनी के सिवा अंधेरा छा गया। हाँ याद है, भाई जान ने कहा। फिर जब बाजी किसी काम के लिए बाहर चली गई तो भाई कहने लगे, न जाने अब बिजली को क्या हो गया, जलती बुझती रहती है। आपा चुपचाप बैठी चूल्हे में राख से दबी हुई चिंगारियों को कुरेद रही थी। भाई जान ने मकमूम सी आवाज में कहा, उफ कितनी सर्दी है। फिर उठकर आपा के करीब चूल्हे के सामने जा बैठे और उन सुलगते हुए ऊपलों से आग सेंकने लगे। बोले, मुमानी सच कहती थी कि इन झुलसे हुए ऊपलों में आग दबी होती है, ऊपर से नहीं दिखाई देती। क्यों सजदे? आपा परे सरकने लगी तो छन सी आवाज आई जैसे किसी दबी हुई चिंगारी पर पानी की बूंद पड़ी हो। भाई जान मिन्नत भरी आवाज में कहने लगे, अब इस चिंगारी को तो न बुझाओ सजदे, देखो तो कितनी ठंड है।